हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में बहुत ही हॉट टॉपिक आपके समक्ष लेकर मैं आया हूं, जो कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। और यह जो है आपके जनरल स्टडीज के सेकंड पेपर, जो कि मुख्य परीक्षा से संबंधित है। और इसका जो सोर्स है आप देख पा रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, जिसमें एक आर्टिकल आया था, गवर्नमेंट टू मूव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू रिमूव मिनिस्टर डिटेन ऑन ग्राफ्ट चार्जेस। ठीक है, जैसा कि आप हेडिंग से ही समझ पा रहे होंगे कि यह बिल इसलिए लाया गया कि अगर किसी मिनिस्टर्स पे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर उन पे कोई चार्जेस जो है ग्राफ्ट होता है तो उनको उससे, उनके पद से हटाया जा सकता है। इस हेडिंग से आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी संदर्भ में हम इसी आलोक में इस विधेयक पर चर्चा करेंगे। हाल ही में जो है गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये जो है संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया, लोकसभा में पेश किया। और हम इस टॉपिक में समझेंगे कि यह क्यों लाया गया है, पहला चीज। ठीक है, फिर इसके मुख्य प्रावधानों को हम देखेंगे। ठीक है, जो मुख्य इसके प्रावधान है उसको हम समझेंगे कि उसका क्या इंप्लीकेशन पड़ेगा राजनीति पर। क्या राजनीतिक जो है एकदम नैतिक नैतिक हो जाएगा, या फिर नैतिकता को लेकर जितने ऑब्लिगेशन होना चाहिए वो सारे लोग हो जाएंगे इस विधेयक के आ जाने से। ठीक है, दूसरी चीज है कि इस विधेयक को क्यों लाया गया, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, वो भी हम समझेंगे। फिर अंत में हम इसके निष्कर्ष को देखेंगे कि यदि ये पारित हो जाता है तो क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं यह टॉपिक। देखिए, सबसे पहले संदर्भ को समझ लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। ठीक है, इनके द्वारा पेश किया गया, जैसा कि मैं इंट्रो में भी आपको बताया। ठीक है, इस विधेयक का उद्देश्य गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखे गए मंत्रियों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य मंत्री को हटाने के संबंध में संविधान में मौजूद खामियों को दूर करना है। ठीक है, अब वो क्या खामियां हैं और उसको हम समझेंगे। लेकिन इसमें जो प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्य या केंद्र के कोई मंत्री हो, अगर किसी ऐसे अपराध में जो हीनियस क्राइम है या फिर आपराधिक, गंभीर आपराधिक है वो, और उस पर अगर आरोप लगा है और उस आरोप के तहत वो 30 दिन या 30 दिन से अधिक दिनों तक कारावास में रहते हैं, तो उनको उनसे, उनके पद से हटाया जा सकता है। ये प्रावधान इस विधेयक में जो महत्वपूर्ण है, जो मेन प्रावधान है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये क्यों लाया गया, क्यों जो है इसको जरूरत पड़ी। देखिए, यह कदम तमिलनाडु की द्रमुक सरकार के मंत्री बी सेंथिल बालाजी की 2023 में हुई गिरफ्तारी से उपजे विवाद की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। अभी हम समझेंगे कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई थी और जो है उनकी गिरफ्तारी से संबंधित पृष्ठभूमि क्या थी। देखिए, राजनीतिक और कानूनी पृष्ठभूमि, इसमें हम चर्चा करेंगे। जो तमिलनाडु के मंत्री गिरफ्तार हुए थे, देखिए केस का संदर्भ समझते हैं। बी सेंथिल बालाजी डीएमके के मंत्री हैं, जो 2023 की गिरफ्तारी से विवाद छिड़ गया। 2023 में उनको गिरफ्तार किया गया था, विवाद छिड़ गया था। राज्यपाल आरएन रवि ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। जमानत के बाद मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बहाल, बाद में सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं के बाद फेरबदल में बालाजी को हटा दिया गया। देखिए, जो है उनको गिरफ्तार किया गया किसी उस अपराध में, और उनको जो है गिरफ्तार करने के बाद जो है वहां के राज्यपाल ने उनको बर्खास्त कर दिया। लेकिन बाद में वो जमानत पे रिहा हो गए। जमानत पे जब रिहा हुए तो जो वहां के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन हैं उनको पुनर्नियुक्त कर दिया। हालांकि जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंची तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी को उनके पद से हटा दिया। ठीक है, तो ये क्या न्यायिक सिद्धांत इसमें क्या आता है कि अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपालों की शक्तियां पूर्ण नहीं है, वे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अधीन है। इसमें एक पृष्ठभूमि यह समझ जा सकता है कि राज्यपाल अगर कोई हटाता है उसको, तो वो केवल जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही हटा सकता है, सहायता पे ही हटा सकता है। ऐसे उनकी पावर नहीं है, जो हमारे 164 के तहत राज्यपाल को दिया गया है संविधान में। ठीक है, अब देखिए संविधान का 123वां संशोधन विधेयक 2025 के प्रमुख प्रावधान क्या है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि प्रमुख प्रावधान क्या क्या है। अभी तक तो हम लोग समझ रहे थे कि किस पृष्ठभूमि में आया, क्यों जरूरी पड़ी, क्या विवाद छिड़ गया। ठीक है, देखिए संशोधन में, संविधान में जो संशोधन करेगा,
जो ये विधेयक आया है इसमें संविधान में जो जो संशोधन करेगा उसको समझ लीजिए, आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जान लीजिए। ठीक है, देखिए यह विधेयक अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन करेगा। तीन जो अनुच्छेद हैं संविधान के, एक अनुच्छेद है आर्टिकल 75, दूसरा जो है आपको 164 और तीसरा जो है 239 ए। ये तीन जो है अनुच्छेद में संशोधन करेगा। जो ये संविधान संशोधन आया है 130वां, पहला ये तीन फैक्ट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। संविधान का अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? मुख्य रूप से प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। आप सभी जानते होंगे, अगर पॉलिटी पढ़े होंगे तो संविधान का जो 75 अनुच्छेद है उस 75 जो अनुच्छेद है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री से और उनके मंत्रिपरिषद से, जिसमें उनकी नियुक्ति है और उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे संबंधित है। तो उसमें कुछ चेंजेस किया जाएगा जो ये संविधान संशोधन लाया गया। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधानों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अभी 164 को समझा हमने राज्यपाल के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 239 ए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष प्रावधानों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। ये तीनों अनुच्छेद में चेंजेस किया जाएगा। तीनों में क्या क्या है मैंने आपको बता दिया। पहला आपने 75 को भी बता दिया, 164 को भी बता दिया, और 239 ए जो दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में एक स्पेशल प्रोविजन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। और इन तीनों आर्टिकल में ही इस संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया जाएगा। पहला ये प्रावधान है। दूसरा देखिए, निष्कासन खंड को समझते हैं। यदि किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को 5 वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा वाले आरोपों में गिरफ्तार किया जाता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, तो कंडीशन क्या है कि कोई भी मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे सेंटर में मंत्री हो, तो इन कोई भी मंत्री हो, अगर उन पे ऐसा कोई आरोप लगा है जिस आरोप में 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक की सजा है कारावास की, और उस आरोप में वो 30 दिन या 30 दिन से अधिक जो है कारावास में रह जाते हैं, तो उनपे जो है ये तीन चीजें लागू होगी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर सीधे केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री को हटाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हटा देंगे। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों को हटा देंगे। ठीक है, और राज्यपाल सीधे राज्य के मुख्यमंत्री को हटाते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज देखने को मिलेगा अगर ये आरोप, इस आरोप में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री पकड़े जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, विशिष्ट संशोधनों में केंद्र शासित प्रदेशों और जम्मू कश्मीर के मंत्री शामिल हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि विशिष्ट संशोधनों केंद्रीय शासित प्रदेश क्या है, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली है, दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हैं, पांडिचेरी के मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि विशिष्ट संशोधनों में केंद्र शासित प्रदेश में जो दिल्ली जैसे और पांडिचेरी जैसे, और साथ ही जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मंत्री भी शामिल होंगे। ठीक है, अब अगला सवाल उठता है कि क्या जो ऐसे व्यक्ति, जो ऐसे मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या फिर जो गिरफ्तारी उनकी होती है इस प्रकार की क्राइम में, इस प्रकार की अपराध में, तो क्या उनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है दोबारा? बिल्कुल की जा सकती है दोबारा, लेकिन उसमें कंडीशन है, मंत्रियों को रिहाई के बाद पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। अगर उनको जो है रिहाई किया जाता है, मतलब अपराध दोष मुक्त किया जाता है, अगर कोर्ट उनको दोष मुक्त कर देता है तो उनको जो है पुनर्नियुक्ति के वो पात्र होंगे। ठीक है, अब समझिए कि संविधान का 123वां संशोधन विधेयक 2025 का औचित्य और तर्क क्या था, आखिर क्यों जरूरी था इसको लाना। ठीक है, उसको समझते हैं कि औचित्य और तर्क, किसी भी चीज को लाने के लिए कोई औचित्य होता है साथ ही जो अगर सरकार जो है इसके बारे में तर्क क्या दे रही है उसको भी जानना जरूरी है। देखिए, सुशासन और संवैधानिक नैतिकता। ठीक है, सुशासन जरूरी है किसी भी लोकतंत्र को, लोकतंत्र के शासन को चलाने के लिए। सुशासन तभी चलेगा जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं शासन में शामिल नहीं होंगे। जब अच्छे लोग जाएंगे तो अच्छा शासन होगा। अगर अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और अपराध कर रहे हैं
तो अगर उनको इस कंडीशन के आधार पर उनको पद से मुक्त किया जाता है तो जाहिर सी बात है सुशासन सुनिश्चित होगा। ठीक है, तो आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे मंत्री जनता के विश्वास और उत्तरदायी सरकार के सिद्धांतों को कमजोर करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि कोई अपराधी है अगर वो किसी राज्य में मंत्री है तो जनता का भी जो है बिलीफ जो है शासन में कमजोर होता है, क्योंकि जनता हमेशा स्वच्छ छवि के नेता को पसंद करती है। तो ये पहला औचित्य बताया जा रहा है। दूसरा जो है संदेह से परे चरित्र, निर्वाचित प्रतिनिधियों को जन कल्याण को बनाए रखने के लिए राजनीतिक हितों से ऊपर उठना होगा। ठीक है, मतलब ऐसा चरित्र हो जिन पे किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं किया जा सके, अगर डाउट है तो फिर उनको कारावास करो। ठीक है, अगर वो अपराध में पकड़े जाते हैं तो इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तो उसको अगर ये कानून पारित हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं ये डर बना रहेगा, तो अपने चरित्र को वो स्वच्छ भी रखना चाहेगा ताकि किसी प्रकार का डाउट उसके ऊपर न किया जाए। ठीक है, संवैधानिक अंतराल, पहले कोई स्पष्ट निष्कासन का प्रावधान मौजूद नहीं था। अदालतें राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा की व्याख्या करती थी लेकिन सहायता और सलाह सिद्धांत से बंधी थी। देखिए, पहले भी ये प्रावधान है कि हटाया जा सकता था, लेकिन वो केवल और केवल अदालतें जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति की इच्छा पर हैं और वो सलाह ही दे सकती हैं अदालतें, तो सलाह उनका बाध्यकारी भी नहीं है। तो इस वजह से जो है इस तरह का कानून जो है सरकार लाई है, ये तर्क दे रही है, ये औचित्य सिद्ध कर रही है। ठीक है, अब देखिए संवैधानिक और प्रशासनिक निहितार्थ भी समझ लेते हैं इस कानून का क्या है। ठीक है, देखिए कार्यपालिका की जवाबदेही को मजबूत करता है। अगर सीधी सी बात है कि अगर दागी मंत्रियों को हटाने की स्पष्ट व्यवस्था हो जाएगी तो कार्यपालिका की एक जवाबदेही भी हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए कि अगर गलती से भी कोई दागी मंत्री मंत्री परिषद में शामिल हो गया है तो उसको हटाया जा सकता है, या फिर मंत्री परिषद में शामिल होने के बाद वो कोई अपराध इस तरह का कर पा रहा है या कर देता है तो फिर उसको हटाया जा सकेगा। तो इससे क्या होगा कि कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित होगी, स्पष्ट व्याख्या हो जाएगी और कार्यपालिका जो है जवाबदेह होगा। ठीक है, इसका एक जो संवैधानिक और प्रशासनिक निहितार्थ ये निकल के आता है। दूसरा निकल के आता है केंद्र राज्य संघ राज्य क्षेत्र विभेदीकरण। ठीक है, संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए अलग अलग लेकिन सुसंगत संशोधन है ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो 239 ए है उसमें भी संशोधन किया जाएगा राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक जो है सुसंगत करता है प्रशासनिक रूप से कि भाई राज्यों के मंत्रियों को राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हटाया जा सकता है तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री मंत्री हैं तो उनको क्यों नहीं हटाया जा सकता। इसलिए उसमें भी संशोधन का व्यवस्था किया गया है जो कि एक संवैधानिक जो है निहितार्थ है। राजनीतिक के अपराधीकरण पर रोक, शासन में जनता के विश्वास की रक्षा हेतु विधायी प्रयास। देखिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमेशा चर्चा में रहता है ये कि राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और अपराधीकरण की मतलब कई बार इस तरह की रिपोर्ट भी आई है कि बिहार में उत्तर प्रदेश में या फिर किसी और भी स्टेट में जो है अपराधी चरित्र के व्यक्ति या फिर बहुत सारा उन पे अपराध का केस चल रहा है, वो मंत्री बन गए या विधायक बन गए या जो भी बन गए, मतलब कहने का मतलब है कि जनप्रतिनिधि बन गए। तो इस तरह से और राजनीति का अपराधीकरण होता है। लेकिन अगर इस तरह का प्रावधान हो जाता है, अगर ये पारित हो जाता है, अभी तो पेश किया गया है, तो जनता का विश्वास की बहाली होगी कि कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो है अगर गलती से भी चला गया है तो उसको इस प्रावधान के तहत हटाया जा सकता है, अगर अपराध करता भी है आगे तभी उसको हटाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर हमारा पर्सनल विचार है, ओपिनियन है, तो ये बिल अच्छा है। ठीक है, लेकिन इसमें राजनीतिक दुरुपयोग का जोखिम है, ये भी इस पे भी हम लोग विचार कर लेते हैं कि क्या इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है, क्या जोखिम है। ठीक है, देखिए विश्लेषकों का कहना है, विश्लेषक जो हैं उनका कहना है कि इससे राजनीतिक जोखिम भी है। इस विशेषज्ञ की आलोचना विपक्ष शासित राज्यों को अस्थिर करने के एक हथियार के रूप में किया जा सकता है। जो विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये संशोधन विधेयक अगर ये पारित हो जाता है तो जो विपक्ष शासित प्रदेश हैं, जैसे मान लीजिए कि भारत में जितने स्टेट हैं, कोई जरूरी नहीं कि सारे स्टेट में उन्हीं की सरकार हो जिनकी केंद्र की सरकार है, केंद्र की, तो ऐसे भी स्टेट हैं जहां पे दूसरे पार्टी की सरकार है, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु है, केरला है, या फिर मान लीजिए कि और भी कोई स्टेट है, तो या वेस्ट बंगाल है। तो कहना यह है विश्लेषक का कि
जो अस्थिर करने के लिए, जो विपक्ष से संबंधित, दूसरी पार्टी से संबंधित जो प्रदेश हैं उनको जो अस्थिर कर सकता है ये विधेयक, ठीक है। दूसरा जो है, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों द्वारा इसके दुरुपयोग की चेतावनी, जबकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं को छुआ तक नहीं जा सका। देखिए, ये भी विश्लेषक इसको तर्क दे रहे हैं कि भाई जो सेंटर में गवर्नमेंट होगी या जिनकी सरकार होगी उनको जो है पुलिस और एजेंसियां तो छुएगी नहीं, लेकिन जो विपक्ष में होगा, मान लीजिए दूसरे पार्टी का सरकार है दूसरे प्रदेश में, वहां के मुख्यमंत्री या मंत्री, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है अगर इस तरह का प्रावधान होगा तो कुल मिला जुला के अस्थिर हो सकता है, राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना बनी रह सकती है इसका, ठीक है। हाल ही में ऐसे मामले सामने आए हैं जब मौजूदा मुख्यमंत्रियों, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और झारखंड में हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के आरोपों में कई हफ्ते जेल में बिताए, ठीक है। ऐसा देखा भी गया है कि हालांकि बाद में जमानत पे लोग छूट गए, लेकिन इनको जो है भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो उदाहरण दे रहे हैं जो विश्लेषक हैं कि अगर बहुत मजबूत कानून आ जाता है तो इसका राजनीतिक हथियार के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये डर बनी रहेगी, ऐसा विश्लेषक मानते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके निष्कर्ष को हम लोग समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये कानून पारित होता है तो क्या व्यवस्था होगी, ठीक है, क्या इससे लाभ होगा, ये समझ लेते हैं। देखिए, आने वाले वर्षों में यदि संविधान संशोधन विधेयक 2025 पारित हो जाता है तो भारत में अधिक संवैधानिक जवाबदेही और नैतिक शासन की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी जो है ये विधेयक जो पारित हो जाती है, हालांकि अभी जो है ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगी, अभी एक संभावना ऐसी जताई जा रही है कि स्टैंडिंग कमेटी के बाद जाने के बाद ही इस पर विचार होगा कि अगर ये पारित हो जाता है तो ये है कि भारत में अधिक विश्वसनीय, अधिक अपराध मुक्त, अधिक जो है एक तरीके से क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा शासन में, अगर ये पारित हो जाता है तो, ठीक है। और एक नैतिक शासन भी, एक तरीके से नैतिकता की तरफ शासन बढ़ेगा, एक नैतिक शासन को हम लोग सही तरीके से वास्तविकता में उतार पाएंगे, ठीक है। शासन में नैतिकता जरूरी है, तभी शासन की एफिशिएंसी, दक्षता बढ़ती है, ठीक है। यह सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक पद गंभीर आपराधिक आरोपों की छाया से मुक्त रहे। भाई इस तरह का अगर कानून बनता है, अगर पारित हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, इनको जितना भी जो शासन से संबंधित कार्य है सब यही डिलीवर करते हैं, तो अगर ये अपराध से मुक्त होंगे, अगर इस प्रकार का कोई इन पे आपराधिक आरोपों का छाया नहीं होगा, इससे मुक्त होंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक समाज में नैतिकता फैलेगी, शासन में नैतिकता फैलेगी। तो ये आने वाले जो हम एक नैतिक लोकतांत्रिक समाज की संरचना करना चाह रहे हैं, तो उस पर हम लोग खरा उतर सकते हैं। लेकिन हालांकि इन सुधारों की असली परीक्षा उन्हें राजनीतिक दुरुपयोगों से बचाने में निहित होगी, जिससे संवैधानिक नैतिकता के आदर्शों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ संतुलित किया जा सके। देखिए, इसकी असली परीक्षा तब होगी जब ये वास्तविकता में बदल जाती है और राजनीतिक दुरुपयोग से इसको बचा के रखा जा सकता है, तभी जो है जो संवैधानिक नैतिकता के आदर्शों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ संतुलित किया जा सकता है। भाई प्राकृतिक न्याय क्या कहता है? प्राकृतिक न्याय यही कहता है कि किसी भी आधार पे समाज में असमानता ना हो। नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि हम जो है न्याय जो है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट दें, ठीक है, ये नहीं कि हम जो है कानून के आड़ में जो है उसका दुरुपयोग करें। तो इसलिए बेसिस ऑफ फैक्ट न्याय जो नेचुरल जस्टिस है उसका एक सिद्धांत है। तो इसलिए अगर ये जितने भी हमारे सुधारात्मक कदम हमने देखा, अगर इसको लागू किया जाता है, अगर उसको राजनीतिक दुरुपयोग से दूर रखा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो सरकार है, हमारी जो शासन है वो ज़्यादा दक्ष होगी, ज़्यादा नैतिक होगी। तो इसी के साथ जो है ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं। आशा है कि ये टॉपिक आपको पसंद आई होगी, और बेल आइकन जो है आप दबाना ना भूलें अगर आपने इस चैनल को फॉलो किया है, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।